हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानकुल क्लासेस के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बच्चे आज के इस सेशन में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए हम मोस्ट VVI 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग हमारी जो ये क्लास है बच्चे, आपको 1 से 1.25 घंटे की क्लास देखने को मिलेगी। अगर आप इस क्लास को शिद्दत से देख लेते हो तो आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस क्लास के बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चे, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर सके। और एग्जामिनेशंस में बहुत कम समय बचे हुए, इसलिए सारे बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लेना, ताकि हमारी जो आने वाली क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। आइए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। चलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर भाई साहब तैयार हो जाना, क्योंकि यहां पर एक प्रश्न नहीं, यहां पर हर प्रश्नों में कई सारे प्रश्न हैं। मैं आपको यहां पर क्लियर करके बताने वाला हूं। बात करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है बाबर का जन्म कब हुआ था। किसकी बात करी जा रही है? तो बाबर की। ध्यान से समझिएगा। बाबर, अगर बाबर की बात कर लिया जाए तो बाबर जो थे भाई साहब, यह मुगल वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर किस वंश के शासक थे, तो आप कहोगे मुगल वंश के शासक ही नहीं, मुगल वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई साहब? संस्थापक भी माने जाते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे सर बाबर के द्वारा किया गया था। अब आइए प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बाबर का जन्म जो होता है यह 1483 ईस्वी में होता है। डेट क्या थी? तो आप कहोगे सर 14 फरवरी डेट थी। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म कहां पर होता है? तो फरगना में होता है। कहां पर होता है? फरगना में होता है। फरगना जिसे अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान के नाम से किसको जाना जाता है वर्तमान में? तो फरगना को जाना जाता है, जहां पर किसका जन्म होता है? तो मुगल सम्राट बाबर का जन्म होता है। अब जन्म के बारे में तो आपने जान लिया। बात कर लेते हैं हम लोग मृत्यु की। आखिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर की मृत्यु जो है, बाबर की मृत्यु कब होती है, तो आप कहोगे सर बाबर की जो मृत्यु है यह 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होता है। कितने को होता है? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह तो एक बेसिक डिटेल था बाबर से रिलेटेड, लेकिन देखिए आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उस युद्ध से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया वह था पानीपत का युद्ध। कौन सा भाई साहब? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद इसके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया वह था खानवा का युद्ध। इसके बाद जो लड़ा गया युद्ध वह था चंदेरी का युद्ध। इसके बाद मेरे भाई वह कौन सा युद्ध था? तो इसके बाद था आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कि बाबर के द्वारा लड़े गए, और यहां से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए हम लोग बारी बारी से सभी युद्धों को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न बन जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि किस वंश का शासक था भाई साहब? तो लोदी वंश का शासक था आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, और यहां पर देखिए एक प्रश्न बन जाते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहोगे सर लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह था आपका इब्राहिम लोदी, जिसके बीच में देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा जाता है, इसमें बाबर की क्या हो जाती है? तो जीत हो जाती है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है। और यह युद्ध इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद जो है बाबर भाई साहब क्या करता है? तो बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, और इसलिए कहा जाता है कि बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है भारत में। अब प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं, देखिए कि किस युद्ध विजय के बाद, यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? किस युद्ध विजय के बाद बाबर ने क्या किया? तो भाई साहब मुगल वंश की स्थापना भारत में किया। तो आप कहोगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पानीपत का जो ये युद्ध है प्रथम युद्ध, यह कब होता है? तो आप कहोगे सर पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आइए
चलिए बात करेंगे इसके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था वह था खानवा का युद्ध है। स्टार लगाइए और हेडिंग बनाकर लिखिए खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध की अगर बात कर लिया जाए तो भाई साहब यह किसके द्वारा लड़ा गया था, तो एक तो था आपका बाबर और एक था भाई साहब आपका राणा सांगा। कौन था, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। बाबर और किसके बीच में, तो भाई साहब बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि कब लड़ा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर यह जो युद्ध है यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा, जो कि कहां के शासक थे भाई साहब, तो कहोगे राणा सांगा जो थे यह मेवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे, मेवाड़ के शासक। और इस युद्ध में भी क्या होता है, तो बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है, इतने फैक्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला युद्ध कौन सा था, तो भाई साहब आपका जो अगला युद्ध है इसके द्वारा लड़ा गया वह है चंदेरी का युद्ध। स्टार लगाइए और हेडिंग बनाइए चंदेरी का युद्ध। चलिए नोट करिएगा, चंदेरी के युद्ध की अगर बात कर लिया जाए तो यह 1528 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था, जो कि किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो भाई साहब यह जो युद्ध लड़ा गया था यह बाबर के बीच और इसके बाद कहा जाए तो मेदिनी राय के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है। फिर बात करेंगे अगला युद्ध कौन सा लड़ा गया, तो वह था आपका घाघरा का युद्ध। स्टार लगाइए, हेडिंग बनाइए घाघरा का युद्ध और नोट करिएगा घाघरा का युद्ध जो है भाई साहब यह किसके बीच लड़ा गया था, तो यह जो लड़ा गया था बाबर के द्वारा लड़ा गया था, और बाबर और किसके बीच, तो अफगानों के बीच लड़ा गया था। कभी कभी देखिए इसमें आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है, यहां पर अफगानों का ऑप्शन ना दे करके यहां पर आपसे पूछा जा सकता है महमूद लोदी। क्या पूछा जा सकता है भाई साहब, महमूद लोदी दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज जाना नहीं है। अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच में क्या हुआ, तो भाई साहब घाघरा का युद्ध होता है। कब होता है, तो आप कहोगे सर 1529 ईस्वी में। कब होता है, 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर की क्या होती है, तो जीत हो जाती है। ठीक है, इतने बात को आप अच्छे से याद रखोगे। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। इसी तरीके से मैं आपको हर प्रश्नों का पोस्टमार्टम करके बताने वाला हूं, पूरी धैर्य के साथ क्लास देखिएगा। और मैं जो आपको बताने वाला हूं आपके प्रश्न जो है यहीं से आने वाले हैं, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, देखिए रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, क्या वो वाल्मीकि थे, क्या वो अलबुर्नी थे, या फिर कहा जाए तो वर्णी, या फिर बदायूनी थे। तो देखिए यहां पर रामायण की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले याद रखिए रामायण के रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे सर रामायण की जो रचनाकार है, कुछ स्टूडेंट को इस प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है, तो रामायण की जो रचना है वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछा जाए रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस की, किसकी बात करी जाए, रामचरितमानस की अगर बात कर लिया जाए, इसके रचनाकार कौन थे, तो आप कहोगे तुलसीदास। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। ठीक है, यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट जो है तुलसीदास और वाल्मीकि में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं कि इस रामायण को जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर फारसी भाषा में रामायण को बदायूनी ने क्या किया था, तो अनुवाद किया था, जो कि कब किया था, तो आप कहोगे सर 16वीं शताब्दी में। कौन सी सदी में, 16वीं सदी में क्या किया था बदायूनी ने, तो बदायूनी ने क्या किया, तो रामायण को फारसी में अनुवाद किया। अब कुछ ऑप्शंस यहां पर दिख रहे हैं, जैसे कि आपका क्या है यहां पर देखिए अलबरूनी। अलबरूनी की बात कर लिया जाए तो इसकी एक प्रमुख रचना के बारे में याद रखिएगा, जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है, वह क्या है, तो किताबुल हिंद। क्या है भाई साहब, किताबुल हिंद, जो कि किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर किताबुल हिंद, या फिर इसी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह है भारत के दिन। क्या है भाई साहब, भारत के दिन। यह जो रचना है यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर अलबरूनी की रचना है। आगे अगर बात कर लिया जाए कि इसकी रचना जो है कब की जाती है, तो आप कहोगे सर 1030 ईस्वी में किताबुल हिंद की रचना की जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है, तो बन जाता है यहां पर देखिए वर्णी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं भाई साहब कि तारीख ए फिरोज शाही, क्या पूछा जाए आपसे, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो तारीख ए फिरोज शाही जो है भाई साहब यह वर्णी की रचना है। आगे बात करेंगे, देखिए आपसे पूछा जा सकता है एक और रचना अलबरूनी की याद रखिएगा, वह क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि तहकीकात ए हिंद। क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, देखिएगा तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर अलबरूनी की रचना है। ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो आपका प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को किसकी सेना का सामना करना पड़ा था। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें बाबर ने किसकी सेना का, तो भाई साहब इब्राहिम लोदी की सेना का क्या किया था, तो सामना किया था। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न आप फटाफट से कमेंट करके हमको बता दीजिए, फटाफट से कमेंट में छापिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह कब होता है और इसमें पराजय किसकी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से
किसने तुजुक ए बाबरी की रचना की? स्टार लगाइएगा, प्रश्न छप सकता है। तुजुक ए बाबरी की अगर मैं बात करूं तो तुजुक ए बाबरी, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, तो वह क्या है? तो भाई साहब वह है बाबरनामा। क्या है? तुजुक ए बाबरी को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और बाबरनामा जो है भाई साहब, यह किसकी आत्मकथा है? तो आप कहोगे सर यह बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है यह स्वयं लिखा था। इसीलिए देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा के रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे सर इसकी रचना जो है बाबर के द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं, यहां से प्रश्न कुछ और बन जाएंगे। देखिएगा प्रश्न बन जाता है क्या, अगर मैं बात करूं किसकी, तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करता हूं अबुल फजल की, किसकी बात करता हूं, तो नोट करिएगा एक प्रमुख रचना इसकी आईने अकबरी किसकी रचना है? आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर यह रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिएगा यहां पर प्रश्न आगे और बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहां पर बाबर की बात हो रही थी। अब मैं अगर बात करूं बाबर के पुत्र हुमायूं की, किसकी बात करूं? हुमायूं की बात करूं, तो चलिए नोट कीजिएगा हुमायूं की आत्मकथा जो है भाई साहब, जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर हुमायूं की आत्मकथा जो है यह है हुमायूं नामा। ठीक है, और हुमायूं नामा को किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप कहोगे सर हुमायूं नामा के रचनाकार जो थे वह थे कौन? तो गुलबदन बेगम। ठीक है, ये चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या बन जाता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, स्टार लगाइए, प्रश्न कई बार पूछा गया पेपर में। और अब मैं बात करूं मनसबदारी प्रथा की, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है यह अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत? अकबर के द्वारा। जो कि आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो आप कहोगे सर 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। आइए बात करते हैं, यहां पर देखिएगा कुछ ऑप्शंस यहां पर दिख रहे हैं, जैसे कि शेरशाह की अगर बात कर लिया जाए, तो शेरशाह के द्वारा जो कुछ प्रथाएं स्टार्ट की गई थी, याद करिएगा वह क्या है भाई साहब? तो एक तो नोट करिएगा पट्टा प्रथा, क्या याद रखिएगा? पट्टा प्रथा और भाई साहब कबूलियत प्रथा। कौन सी प्रथा? पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा जो है यह किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो आप कहोगे शेरशाह के द्वारा इसे प्रचलित किया गया था। आगे मैं अगर बात करूं जहांगीर की, तो जहांगीर के द्वारा याद रखिएगा, देखिए मनसबदारी प्रथा में ही जहांगीर ने क्या किया था? तो एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम क्या था? तो भाई साहब दो अस्पा, नोट करिएगा दो अस्पा सिंह अस्पा। ठीक है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है यह मनसबदारी प्रथा से ही रिलेटेड है, लेकिन मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है यह अकबर के द्वारा किया गया था। और दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है यह भाई साहब मनसबदारी प्रथा में किसने शुरुआत किया? तो वह जहांगीर ने किया था। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका नेक्स्ट नंबर कहता है कि इनमें से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? क्या वह लाहौर का किला था? क्या वह इलाहाबाद का किला था? क्या वह आगरा का किला था? क्या वह लाल किला था? तो नोट करना भाई साहब, यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं लाहौर का किला किसने बनवाया? तो यह अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला यह भी अकबर ने बनवाया था, और आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था। लेकिन यह भाई साहब लाल किला की अगर मैं बात करूं, तो लाल किला को किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला जो है यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। कब बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा यह जो बनवाया गया था, इसका निर्माण कार्य भाई साहब 1638 में शुरू होता है और 1648 तक जो है भाई साहब इसके निर्माण कार्य चलते हैं और इसका निर्माण जो है यह पूर्ण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न कुछ और बनाए जा सकते हैं, जरा नोट करिएगा। पूछा जाए आपसे कि लाल किला का पुराना नाम क्या था, तो आप कहोगे सर लाल किला का पुराना नाम जो है वह था किला ए मुबारक। नोट करिएगा किला ए मुबारक किसका नाम था भाई साहब? तो किला ए मुबारक के नाम से लाल किला को पहले जाना जाता था। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, क्या आगे पूछा जा सकता है आपसे कि आगरा में लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, यह तो भाई साहब दिल्ली का लाल किला है, लेकिन अगर मैं बात करूं आगरा में लाल किला किसने बनवाया, तो आप क्या कहोगे? सर आगरा में जो लाल किला है, आगरा में लाल किला यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? आगरा में लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। इस चीज को आपको याद रखनी है। और इस किले का जो निर्माण कार्य है, इस किले का निर्माण कार्य नोट करिएगा, तो 1565 ईस्वी में इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इतना ही नहीं, इंपोर्टेंट अकबर के द्वारा बनाया गया आगरा में जो लाल किला है, यह इंपोर्टेंट बस इसलिए है कि भाई साहब नोट करिएगा 1983 ईस्वी में इसे क्या किया गया था? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है यहां पर कि अकबर ने मियां की उपाधि किसे प्रदान किया था? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करिएगा, पूछा जा सकता है। अकबर के द्वारा मियां की उपाधि जो है यह किसको, क्या वह टोडरमल को दिया गया, या फिर मानसिंह को, या फिर बिरबल को, या फिर तानसेन को? तो आपको याद रखना है भाई साहब, अकबर ने मियां की जो उपाधि दी थी वह किसको दिया था? तो तानसेन को दिया था। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं, कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न, जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, तो आप कहोगे सर तानसेन का जो वास्तविक नाम
नाम है वह रामतनु पांडे है। क्या पूछा जा सकता है आपसे कि तानसेन का वास्तविक नाम, तो आप कहोगे रामतनु पांडे। और नोट करिएगा अकबर भाई साहब ने तानसेन को एक और उपाधि प्रदान की थी, वह था कविराज की उपाधि। आपसे पूछा जा सकता है कि तानसेन को कविराज की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहोगे सर अकबर के द्वारा दिया गया। अब देखिए यहां पर मैं बात करता हूं कि तानसेन जिसका नाम तो पहले था रामतनु पांडे, लेकिन भाई साहब देखिए कि इन्हें जो है तानसेन की उपाधि प्राप्त थी। अब इसको लेकर कई सारे स्टेटमेंट है, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इसको जो है तानसेन का उपाधि ग्वालियर के राजा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ग्वालियर के राजा, जो कि कौन थे भाई साहब? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। ठीक है, विक्रमजीत के द्वारा कुछ का मानना है कि इसे क्या किया गया था, तो विक्रमजीत राजा जो कि ग्वालियर के राजा थे, जिसने तानसेन को तानसेन की उपाधि दी। कुछ का मानना है भाई साहब, कुछ का मानना है कि रीवा के राजा के द्वारा। रीवा के राजा कौन थे, तो आपको याद रखना है, रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा, रामचंद्र सिंह के द्वारा क्या किया गया था, तो इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी। कुछ का यह मानना है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो वास्तविक तौर पर भाई साहब कि रामतनु पांडे यानी कि कहा जाए तो तानसेन को जो तानसेन की उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कहोगे सर अकबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये दोनों एक विडंबना के तौर पर जो है कहा जाए तो एक कल्पनीय घटना है, कल्पनीय स्टेटमेंट है, लेकिन वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता है कि भाई साहब इन्हें तानसेन की उपाधि किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा ही दिया गया था। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बीबी का मकबरा किसने बनवाया? क्या वह जहांगीर था, क्या वह बहादुर शाह जफर, या फिर औरंगजेब था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टार लगाइएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी के मकबरे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सर ऐसा क्यों? तो भाई साहब देखिए बीबी का मकबरा जो है यह किसके द्वारा, आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? आजम शाह अपनी मां के याद में क्या किया था, तो अपनी मां के याद में बीबी का मकबरा किससे प्रेरित होकर, तो भाई साहब आगरा के जो लाल किला है ना, तो लाल किला से प्रेरित होकर भाई साहब इन्होंने भी अपने मां के याद में, आपसे पूछा जा सकता है किसके याद में बनवाया? आगरा का ताजमहल अपने पत्नी के याद में बनवाया गया था, लेकिन भाई साहब बीबी का मकबरा जो है अपने मां के याद में बनवाया किसने, तो आजम शाह ने बनवाया था। इस चीज को आपको याद रखना है। और देखिए बात कर लिया जाए कि यह किला जो कि बीबी का मकबरा जो है यह कब बनवाया गया, तो आप कहोगे सर इसको जो बनवाया गया था यह 1660 और 1661 के बीच में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1660 और 1661 के बीच में बीबी का मकबरा बनवाया गया था। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि आजम शाह जो थे इसके माता का नाम क्या था, तो इसके माता का नाम था दिलरास रासो बेगम। क्या था भाई साहब? दिलरास रासो बेगम। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, दिलरास रासो बेगम जो कि किसकी माता थी, तो भाई साहब ये आजम शाह की माता थी। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो 9 नंबर क्वेश्चन से भाई साहब कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? बात करें जजिया कर की, किसकी बात किया जाए? जजिया कर को समाप्त करने वाला जो मुगल शासक था वह था भाई साहब आपका अकबर। कौन था? अकबर के द्वारा जजिया कर को क्या किया गया, तो समाप्त कर दिया गया। अब यह देखिए अकबर के शासन काल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे अकबर का जो शासन काल था यह 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच में अकबर का शासन काल रहा था। अब देखिए यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि दीन ए इलाह, नोट कीजिएगा भाई साहब, अकबर ने एक प्रथा, एक धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था, तो दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहोगे सर अकबर के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे, देखिए यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि गैर मुसलमानों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर मुसलमानों पर जो है भाई साहब जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, तो आप कहोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गैर मुसलमानों पर क्या किया गया, तो जजिया कर लगाया गया था। वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, तो आप कहोगे सर ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जजिया कर को जो है पुनः किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जजिया कर को जो है पुनः किसके द्वारा लागू किया गया, तो भाई साहब आप कहोगे जजिया कर को पुनः जो है औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? औरंगजेब के द्वारा। आइए बात करते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्या है, 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो बात करें किसकी, तो बात करें भाई साहब दिल्ली की राजधानी जो कि पूर्व में आगरा थी, और आगरा से दिल्ली किसने ट्रांसफर किया, तो यह ट्रांसफर करने वाले थे आपके शाहजहां। ठीक है, यह कब ट्रांसफर किया गया, तो आप कहोगे सर 1638 ईस्वी में इसका स्थानांतरण किया गया। क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि को अपनाया था?
ऑप्शन है आपका अकबर या फिर औरंगजेब या फिर जहांगीर या फिर शाहजहां। ये क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है पार्ट 3 में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहां पर मुगल शासक की बात हो रही है तो मुगल शासक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए मुगल शासक की अगर बात कर लिया जाए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुगल शासक जो है भारत में इस मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहोगे सर बाबर के द्वारा किया जाता है। और यह कब स्थापित की जाती है, तो आप कहोगे सर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान जो है, जब बाबर इस युद्ध को जीत जाता है तो भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। याद रखेंगे आप लोग। बाकी बात करते हैं, देखिए यहां पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था। काफी सारे मुगल शासक हुए, बाबर, हुमायूं, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, इस तरीके से कई सारे जो है मुगल शासक हुए। अब इसमें से कौन से ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने आलमगीर की उपाधि को अपनाया था, तो याद रखिएगा आलमगीर की उपाधि अपनाने वाला मुगल शासक कौन था, तो आप कहोगे सर औरंगजेब था। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर यह बन जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए एक शब्द आपके सामने आया है आलमगीर, और भाई साहब आपसे पूछा जा सकता है कि आलमगीर का जो है, आलमगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर आलमगीर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विश्व विजेता। क्या होता है, आलमगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। प्रश्न अब यहां से बनाए जा सकते हैं कि आखिरकार औरंगजेब ने जो है भाई साहब यह आलमगीर की उपाधि धारण कब की थी, तो आप कहोगे सर आलमगीर की उपाधि जो है औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आइए बात करते हैं कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वीवीआई क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे, ठीक है, कौन से सिख गुरु थे जिसे औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, मृत्यु दंड दिया गया। तो आप कहोगे सर औरंगजेब जो थे, औरंगजेब ने किसे, तो आप कहोगे सर गुरु तेग बहादुर को। किसको, गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के कितने नंबर के गुरु थे, तो आप कहोगे सर सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिसे औरंगजेब के द्वारा क्या दिया गया था, तो मृत्यु दंड दिया गया था। इतने सारे फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं। एक बार आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाली है और हर क्वेश्चंस को मैं इसी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाला हूं। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, पूछा गया प्रश्न है। और बात करते हैं, प्रश्न कहता है कि द्वितीय पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी। यह जो प्रश्न है भाई साहब देखिए 2022 में पूछा गया है। और बात करते हैं द्वितीय पानीपत की। प्रथम पानीपत के युद्ध के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध है यह 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो आप कहोगे सर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है क्या हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर जीत गया था और इस जीत के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन यहां बात की जा रही है द्वितीय पानीपत युद्ध की। तो देखिए याद रखिएगा द्वितीय पानीपत युद्ध जो है भाई साहब किसके किसके बीच होता है, तो यह हेमू, जिसे हम लोग हेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। और देखिए हेमू और अकबर के बीच में क्या हुआ था भाई साहब, तो आप कहोगे सर हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है आखिर कब होता है, तो आप कहोगे सर 1556 ईस्वी में। डेट क्या थी, तो आप कहोगे सर 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में क्या होता है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा जाता है। और इस युद्ध में याद रखिएगा जीत किसकी होती है, तो आप कहोगे सर अकबर जो है इस युद्ध को क्या होता है, तो जीत जाता है। इतने सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अगर देखिए यहां से पूछा जा सकता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था इसमें अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर का संरक्षक, याद रखिएगा अकबर का संरक्षक कौन था, तो आप कहोगे सर अकबर का जो संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था, बैरम खां। आपसे कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बैरम खां कौन थे, बैरम खां कौन थे, तो याद रखिएगा भाई साहब बैरम खां जो थे यह अकबर का संरक्षक थे या फिर ऑप्शन में आ सकता है अकबर का सेनापति था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर कॉपी में जरूर नोट करके अच्छे से तैयार कर लेना सारे प्रश्नों को। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं गारंटी देता हूं पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद आप एग्जाम में जाना आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं वाला है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। आपका तीसरा प्रश्न है अब्दुल हामिद लाहौरी का संरक्षक कौन था। क्या वो अकबर था या फिर जहांगीर था या फिर शाहजहां था या फिर औरंगजेब था। यदि आपको प्रश्नों का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर छापिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा। अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी
लाहौरी का जो संरक्षक था वह था कौन? तो आप कहोगे सर अब्दुल हामिद लाहौरी का संरक्षक शाहजहां था। अब देखिए प्रश्न यहां से क्या क्या बनाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? शाहजहां की। किसकी बात करूं? शाहजहां की। तो याद रखिएगा शाहजहां का शासनकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर शाहजहां का जो शासनकाल था यह 1628 से लेकर 1658 तक था। कितने ईस्वी तक? 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां का शासनकाल था। अब देखिए यहां पर बात करी जा रही है किसकी? अब्दुल हामिद लाहौरी की। तो यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। याद रखिएगा अब्दुल हामिद लाहौरी की कुछ प्रमुख रचनाएं आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिसमें सबसे पहला नोट करना क्या था? वह था भाई साहब बादशाह नामा। क्या था? बादशाह नामा। या फिर इसी को किस नाम से जानते हैं? या फिर हम इसी को पादशाह नामा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पादशाह नामा के नाम से जानते हैं। और देखिए इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो यहां पर देखिए आप याद रखिएगा बादशाह नामा या पादशाह नामा जो था इसमें भाई साहब शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? शाहजहां के शासनकालों का वर्णन किया गया है। इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे आपका चौथा प्रश्न क्या कहता है। देखो चौथा प्रश्न आपका कहता है कि किस राजवंशों की स्थापना जो है यह शेर शाह के द्वारा किया गया था। देखिए ध्यान रखिए 19 में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजवंशों की स्थापना जो है यह शेर शाह के द्वारा किया गया। क्या वह लोधी राजवंश था या फिर सूर राजवंश या फिर मुगल राजवंश या फिर अफगान राजवंश? तो आपको याद रखना है। देखिए इसके नाम में ही क्या है? शेर शाह सूरी। तो आपके सामने जैसे ही प्रश्न आएगा आप कहोगे सर सूर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहोगे शेर शाह सूरी। अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि आखिर सूर राजवंश की स्थापना जो है यह शेर शाह सूरी के द्वारा कब किया जाता है? तो आप कहोगे सर 1537 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1537 ईस्वी में सूर राजवंश का स्थापना जो है यह शेर शाह सूरी के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न देखिए सबसे पहला शासक सूर राजवंश का तो आप कहोगे शेर शाह सूरी। लेकिन आपसे पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सूर राजवंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो आप क्या कहोगे? सर अंतिम शासक जो था वह था आदिल शाह सूरी। क्या था? आदिल शाह सूरी, जो कि सूर राजवंश का क्या था? तो अंतिम शासक था। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर क्या है? लोधी राजवंश। याद रखना लोधी राजवंश का स्थापना किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर बहलोल लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा क्या किया गया था? तो लोधी राजवंश की स्थापना करी गई थी। कब किया गया था? तो आप कहोगे सर 1451 ईस्वी में किया गया था। वहीं पर बात करें मुगल राजवंश, इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर बाबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो आप कहोगे सर 1526 ईस्वी में किया गया था। वहीं पर बात कर लिया जाए अफगान राजवंश, तो वैसे तो कहा जाए अफगान राजवंश की संस्थापक किसको माना जाता है? तो बहलोल लोधी को ही माना जाता है, क्योंकि यह पहला अफगान शासक था। बहलोल लोधी जो था वो क्या था? तो पहला अफगान शासक था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अफगान राजवंश का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहलोल लोधी को ही माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो पांचवा प्रश्न लगाना स्टार और रिपीट की जा सकती है प्रश्न। यह भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कहता है कि ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, या किसके द्वारा बनवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रांड ट्रंक रोड की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यह किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्रांड ट्रंक रोड जो है इसकी निर्माण जो है यह कब करवाई गई थी, तो आप कहोगे सर इसका जो निर्माण है यह 16वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था? 16वीं सदी में इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। फिर मैं अगर बात करूं देखिए इस जीटी रोड की, तो जीटी रोड को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहोगे सर इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सड़क ए आजम के नाम से किसको जाना जाता था? तो जीटी रोड को जाना जाता था। या फिर पूछा जा सकता है, देखिए सड़क ए आजम के साथ साथ आपको याद रखना है इसे उत्तरा पथ के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? उत्तरा पथ के नाम से। या फिर कहा जाए तो इसे ही हम लोग बादशाही पथ के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? बादशाही पथ के नाम से जानते थे। ये सारे नाम किसके हैं? तो भाई साहब आपके जीटी रोड के नाम है, याद रखिएगा। देखिए बात कर लिया जाए, आपसे पूछा जा सकता है कि इस जीटी रोड की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे जीटी रोड की लंबाई जो है यह 3710 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी की। किसकी बात कर लेते हैं? शेरशाह सूरी की। एक फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का जन्म कहां होता है? तो आपके बिहार राज्य के सासाराम में होता है। कहां पर? बिहार राज्य के सासाराम में ही शेरशाह सूरी का जन्म माना जाता है। और देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए जाते हैं कि शेरशाह का मकबरा
मकबरा कहां स्थित है? क्या पूछा जाए आपसे कि शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है, तो आप कहोगे सर शेर शाह का जो मकबरा है यह सासाराम में अवस्थित है। और यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बात करेंगे हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से आपका देखना कहता है कि मुगल भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताइए। याद रखिएगा, मुगल भारत में, जब भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है उस काल में सबसे बड़ा बंदरगाह अगर कोई था तो वह कौन था? सूरत का बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सूरत का बंदरगाह। यह जो सूरत का बंदरगाह था भाई साहब, यह क्या था? तो व्यापार का केंद्र माना जाता था। क्या माना जाता था? व्यापार का केंद्र माना जाता था। अब यहां से एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहोगे सर विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वह कौन सा है? तो संघाई बंदरगाह है। क्या कहोगे? विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? संघाई बंदरगाह है, जो कि कहां पर अवस्थित है? आप कहोगे चीन में। यहां पर एक और प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भी आप कहोगे सर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है या सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई बंदरगाह है, जो कि आपके चीन में अवस्थित है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका सातवां क्या कहता है? सातवां प्रश्न है आपका कि वर्नियर ने भारत का यात्रा किसके शासनकाल में किया? स्टार लगाना प्रश्न पर रिपीटेबल हो सकती है प्रश्न। देखिए बात कर लिया जाए किसकी? वर्नियर की। वर्नियर कौन थे, जरा ध्यान से समझिएगा। वर्नियर की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यह एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। क्या थे वर्नियर? एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। और इन्होंने जो है भारत की यात्रा कब करी? तो भारत की यात्रा जो है भाई साहब यह किसके शासनकाल में? तो आप कहोगे शाहजहां के शासनकाल में यह भारत आया था। कब आया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर 1658 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1658 ईस्वी में। देखिए बात कर लेते हैं हम लोग। आपको मैंने पहले भी बताया है कि भाई साहब शेर शाह का जो शासनकाल रहा है यह कब रहा है? तो शेर शाह का जो शासनकाल है यह 1628 से लेकर 1658 तक रहा था। तो इसी 1658 में क्या हुआ था भाई साहब? वर्नियर जो थे यह भारत का यात्रा किए थे, जो कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। अब प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं कि आखिर वर्नियर जो है यह भारत आता है तो भारत में कहां आता है? तो आप कहोगे सर भारत में जो है यह सूरत में आता है। कहां पर? भारत में सबसे पहले कहां आता है वर्नियर? तो सूरत में आता है। और यह कितने वर्षों तक, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नियर जो है यह भारत में कितने वर्षों तक रहता है, तो भारत में यह 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक भारत में वर्नियर रहता है। इसके बाद वह फिर लौट जाता है। तो इतनी बातें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। आठवां प्रश्न आपका आठवां प्रश्न कहता है कि दीन ए इलाही, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दीन ए इलाही कब स्थापित किया गया? तो यह भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? दीन ए इलाही आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम लोग दीन ए इलाही की। तो याद रखिएगा दीन ए इलाही की जो स्थापना है कब की जाती है? आप कहोगे सर 1582 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना। फिर पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया जाता है? आप कहोगे सर अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? तो दीन ए इलाही की स्थापना, जो कि दीन ए इलाही एक धर्म था। क्या था? एक धर्म, जिसके धर्म के रूप में स्थापित किया गया अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। फिर यहां पर देखिए आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकबर के बारे में अगर पूछ लिया जाए, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि तीर्थकर को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तीर्थकर को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो आप कहोगे सर तीर्थकर को अकबर के द्वारा क्या किया गया था? तो समाप्त कर दिया गया था। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 9th नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन से आपका कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? यह भी क्वेश्चन 2021 में आया है। तो चलिए बात करते हैं आईने अकबरी की। पुस्तक का नाम क्या है? आईने अकबरी। याद रखिएगा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर बात कर ले हम लोग वर्नी की। किसकी बात कर ले? वर्नी की अगर बात कर लिया जाए तो वर्नी की एक रचना याद रखिएगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? तो वह है तारीख ए फिरोज शाही। क्या है? तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर तारीख ए फिरोज शाही वर्नी की रचना है। फिर मैं अगर बात करूं यहां पर देखिए मिनहाज की एक रचना याद रखिएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है। वह क्या है? तो तबकात ए नासिरी। क्या है? तबकात ए नोट करिएगा। तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर तबकात ए नासिरी जो है यह मिनहाज की रचना है। यह रचना कब की जाती
आती है तो आप कहोगे सर 1357 ईस्वी में तबकात ए नासिरी की रचना किसके द्वारा, तो मिनहाज के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस आपका अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, बीजक की रचना किसने की। स्टार लगाना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक, अगर मैं बात करूं बीजक की, किसकी बात करूं, बीजक किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर यह कबीर की रचना है। बीजक किसकी रचना है, कबीर की रचना है। वहीं पर देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तुलसीदास की, तो आपसे जो पूछा जा सकता है, अगर पूछ लिया जाए रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास की रचना है। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट रचना तुलसीदास की याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। विनय पत्रिका जो है यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर तुलसीदास की रचना है। रामदास की अगर बात कर लिया जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथों में वैसे इसकी कोई रचना है नहीं, लेकिन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आत्मा राम किसकी रचना है, तो आप कहोगे रामदास की रचना है। फिर मैं अगर बात करूं मनोबोध किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर मनोबोध रचना जो है यह रामदास की रचना है। फिर वहीं पर बात कर लिया जाए, देखिए कहता है क्वेश्चंस कि 1687 ईस्वी में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने क्या किया था, तो शामिल किया था। कहने का मतलब यह है कि 1687 ईस्वी में वह औरंगजेब शासक या किस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, या कहा जाए तो औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी में किस साम्राज्य को जीत लिया गया था। क्या वह ग्वालियर का किला था, या फिर गोलकुंडा का किला था, या फिर कालीकट का किला था, या फिर बीजापुर था। तो आपको याद रखना है 1687 की बात करी जा रही है, तो औरंगजेब के द्वारा जो है भाई साहब गोलकुंडा के किले को क्या किया गया था, तो जीता गया था। अब आइए बात करते, देखिए जिस समय इस किले को औरंगजेब के द्वारा जीता गया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो आप कहोगे सर उस समय जो था वह कौन था, तो कुतुब शाह जो था भाई साहब कहां का शासक था, तो आप कहोगे गोलकुंडा का शासक था। चलिए बात करते हैं यहां पर बीजापुर की, तो याद रखिएगा एक गोलकुंडा का किला था और एक भाई साहब बीजापुर, जिसे किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा 1686 ईस्वी में क्या किया गया था, तो भाई साहब बीजापुर को जीता गया था, और 1687 ईस्वी में किसे जीता गया था, तो गोलकुंडे के किले को जीता गया था। चलिए बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की, जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया कर, याद रखिएगा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, कि जजिया कर को पुनः किसके द्वारा लगाया गया, तो आप कहोगे सर जजिया कर को जो है पुनः किसके द्वारा लगाया गया था, तो यह औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा, आप कहोगे सर औरंगजेब के द्वारा लगाया गया। फिर यहां पर पूछ लिया जा सकता है कि औरंगजेब ने जो है जजिया कर को पुनः कब लागू किया, तो आप कहोगे सर 1679 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए, मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि जजिया कर को किसके द्वारा समाप्त किया गया और कब समाप्त किया गया, छाप दो कमेंट में आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है। देखना दूसरा प्रश्न आपका यहां पर कहता है, क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। लगा लो स्टार, छप सकता है यह प्रश्न। और देखिए यहां पर दो तरह के प्रश्न बनेंगे। अब वो कौन कौन से प्रश्न है बात करते हैं। सबसे पहला तो देखना कहता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला जो है वह पहला मुसलमान कौन था, तो आप कहोगे वह पहला मुसलमान दारा सिकोह था। कौन था भाई साहब, दारा सिकोह के द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों का क्या किया गया, सबसे पहली बार अध्ययन किया गया। और यह दारा सिकोह की अगर बात कर ले तो यह किसका पुत्र था, आप कहोगे सर दारा सिकोह जो था यह शाहजहां का 4 पुत्र था, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र कौन था, दारा सिकोह था। जिसके द्वारा देखिए याद रखिएगा दारा सिकोह के द्वारा ही भाई साहब क्या किया गया, तो उपनिषदों का, किसका, आप कहोगे सर आपसे पूछ लिया जाए कि उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे सर दारा सिकोह के द्वारा। फिर पूछ लिया जाए आपसे कि योग वशिष्ठ का, किसका, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर दारा सिकोह के द्वारा। फिर पूछ लिया जाए भगवत गीता, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग नोट कर लो अच्छे से। ये देखिए यहां पर याद रखिएगा उपनिषदों का, इसके बाद योग वशिष्ठों का, इसके बाद भगवत गीता का। इन तीनों ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद, किसमें अनुवाद भाई साहब, फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया, तो आप कहोगे सर दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नोट कीजिए जो कि पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला, क्या पूछा जा सकता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला
पहला मुसलमान कौन था? तो आप कहोगे सर पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वह था अल-बरूनी। कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान क्या कहोगे? तो अल-बरूनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? दहसाला जिसे हम लोग आईने दहसाला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आईन ए दहसाला के नाम से जानते हैं। और यह प्रथा जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आप कहोगे सर यह प्रथा जो है यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। लेकिन यह कब प्रारंभ किया गया? प्रश्न में यह पूछा गया आपसे। आप कहोगे सर यह जो प्रथा है यह 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। देखिए यह क्या था? दहसाला प्रथा की अगर मैं बात करूं तो यह एक भू राजस्व प्रणाली था। क्या था भाई साहब? यह एक भू राजस्व प्रणाली था। इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर। देखिए यह जो भू राजस्व प्रणाली था यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो याद रखिए, कहानी याद रखिएगा भाई साहब। क्या याद रखिएगा? तो अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? अकबर का वित्त मंत्री। याद रखिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में छाप दीजिए। अकबर का वित्त मंत्री भाई साहब याद रखिएगा राजा टोडरमल था। कौन था? राजा टोडरमल। याद रखिएगा राजा टोडरमल जो कि अकबर का क्या था? तो वित्त मंत्री था। और इसी राजा टोडरमल के द्वारा क्या किया गया? तो यह भू राजस्व प्रणाली जिसका नाम क्या था? तो दहसाला प्रथा या कहा जाए तो आईने दहसाला, जिसकी शुरुआत करी गई थी। अब राजा टोडरमल के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है, इसीलिए इस प्रथा को किसके नाम से जाना जाता है? तो टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टोडरमल बंदोबस्त के नाम से इस प्रथा को जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न आपको कहता है, यहां पर देखिए, कहता है कि दास्तान ए अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान, नोट करिएगा, ये हेडिंग पॉइंट है। दास्तान ए अमरी हमजा, याद रखिएगा, इसका जो चित्रांकन है भाई साहब किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे अब्दुल समद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अब्दुल समद के द्वारा किया गया। और देखिए बात कर लेते हैं हम लोग दास्तान ए अमरी हमजा की। तो यह क्या था? एक प्रकार का आयोग था। क्या था भाई साहब? यह एक आयोग था जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह आयोग जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? अगर आपसे पूछा जाए कि दास्तान ए अमरी हमजा आयोग जो है यह किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप कहोगे अकबर के द्वारा बनवाया गया। और इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे सर अब्दुल समद के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें चित्रों की संख्या कितनी है, क्या पूछा जा सकता है? इसमें चित्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें चित्रों की जो संख्या थी भाई साहब 1000 चित्र थे जो कि कपड़ों पर बनाया गया था। किस पर बनाया गया था? कपड़ों पर बनाया गया था। और फिर पूछ लिया जाए आपसे कि इस पर जो चित्र बनाने वाले थे भाई साहब उसका जरा नाम बता दीजिए। चित्र बनाने वाले कौन थे? चित्रकार कौन थे? तो आप कहोगे सर इस पर जो चित्र बनाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था मीर सैयद अली। नोट करना, मीर सैयद अली तलरेजी। क्या नाम था भाई साहब? मीर सैयद अली तलरेजी के द्वारा क्या किया गया था? तो इस पर चित्रांकन किया गया था, यानी कि चित्रकारिता की गई थी, चित्र बनाया गया था। और चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे अब्दुल समद के द्वारा। इस सारे फैक्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? अगला नंबर प्रश्न, अगर सेशन आपको अच्छी लग रही है भाई साहब तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो, और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके परीक्षा में। बात करते हैं, देखिए प्रश्न कहता है कि शाहजहांनामा की रचना किसने करी थी? शाहजहांनामा की बात करी जाए, देखिए यह क्या है? तो भाई साहब शाहजहांनामा जो है यह शाहजहां का क्या है? जीवन चरित्र है। एक तरीके से कहे तो उनके शासनकाल का जीवन चरित्र है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह शाहजहां का क्या है? तो जीवन चरित्र है। देखिए शाहजहांनामा की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी रचना इनायत खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इनायत खान के द्वारा। कब की गई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर इसकी जो रचना है यह रचना 17वीं शताब्दी में करी गई थी। कब करी गई थी? 17वीं शताब्दी में किसकी रचना करी गई थी? शाहजहांनामा की। और जिसमें जो है शाहजहांनामा में शाहजहां के शासनकाल का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। किसका वर्णन? शाहजहां के शासनकाल का संक्षिप्त वर्णन किया गया है शाहजहांनामा में। चलिए बात कर लिया जाए शाहजहां की। बड़े दिलेर आशिक थे भाई साहब शाहजहां, ये सभी को पता होगा। शाहजहां जिन्होंने अपने बेगम, जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में क्या किया था? तो भाई साहब आप सभी को पता है कि प्यार का ताज, ताजमहल बनवाया था। कहां पर? तो आप कहोगे सर आगरा में। कहां पर? आगरा में बनवाया था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो आगरा के
किले के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से बात कर लिया जाए तो कुछ और किले नोट कीजिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कौन कौन सा किला भाई साहब, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया, लाल किला का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहोगे सर शाहजहां ने करवाया था। फिर मैं पूछ लूं आपसे जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो फिर भी कहोगे सर किसने करवाया, तो यह भी शाहजहां ने करवाया था। और एक और नोट करना, मोती मस्जिद, क्या याद रखना, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे जो वास्तुकला है किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, तो आप कहोगे सर शाहजहां के द्वारा निर्मित करवाया गया था। चलिए एक क्वेश्चन यहां से और बनाए जा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए यहां पर कमेंट करके फटाफट से बताइए कि ताजमहल का जो निर्माण कार्य है यह कब शुरू किया गया। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ कब से होता है। और देखिए ताजमहल को निर्मित किसने करवाया था, तो आप कहोगे सर शाहजहां ने। लेकिन इसका उस्ताद कौन था, यानी कि इसका वास्तुकार कौन था, किसके द्वारा बनाया गया। भाई बनवाने वालों का नाम तो सभी को पता है, लेकिन बनाया किसने उसे कोई याद नहीं रखता। याद रखिएगा अहमद लाहौरी के द्वारा, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसे बनाया गया था। बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन बनाया किसने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इस चीज को याद रखेंगे। और मैं बता दूं आपको कि इसका जो निर्माण कार्य है भाई साहब 1632 ईस्वी में क्या होता है, प्रारंभ होता है। किसका निर्माण कार्य, ताजमहल का निर्माण कार्य। चलिए आगे बात करेंगे। आपका प्रश्न अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है शेर शाह का मकबरा कहां अवस्थित है। लो भाई ये प्रश्न तो मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 में भी करवाया था कि शेर शाह का मकबरा जो है यह कहां अवस्थित है। और देखिए 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए तुम्हें बताता हूं कि भाई बार बार जो मैं आपको फैक्ट करवा रहा हूं, जितने फैक्ट करवा रहा हूं, जितने प्रश्न करवा रहा हूं, हर प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। शिद्दत के साथ पढ़ लो, तभी परीक्षा को नस्ते नाबूद कर पाओगे। न जाने कौन से प्रश्न कहां से कब बनाए जा सकते हैं। याद रखिएगा शेर शाह का मकबरा अगर पूछ लिया जाए आपसे तो यह बिहार के सासाराम में अवस्थित है। कहां पर, सासाराम में बनाया गया है। अब आइए यहां से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। मैं बात करूं किसकी, शेर शाह की, तो भाई साहब इसका पूर्व का नाम क्या था, तो आप कहोगे सर इसका जो पूर्व का नाम था वह था शेर खां। क्या था, शेर खां। और देखिए बात कर लेते हैं कि यह जो था यह एक अफगान शासक था। क्या था भाई साहब, यह एक अफगान शासक था, या फिर कहे तो यह लोदी वंश का शासक था। ठीक है, इतना तो आप याद रख सकते हो। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो है शेर शाह का मकबरा सासाराम में, इसका निर्माण कार्य जो है यह कब पूर्ण हुआ, आपसे पूछ लिया जा सकता है। आप कहोगे सर इसका जो निर्माण कार्य है, याद रखेंगे 16 अगस्त 1545 ईस्वी में जो ये शेर शाह का मकबरा है यह बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। अब बात कर लेते हैं हम लोग शेर शाह की। देखिए भाई साहब शेर शाह जो है यह दिल्ली पर कब अपना आधिपत्य कायम करता है, यानी कि दिल्ली पर जो है इसकी सत्ता कब स्थापित होती है। बात है 1539 की, किसकी, 1539 की बात है। चौसा के मैदान में क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, तो आप कहोगे सर 1539 में चौसा का जो युद्ध है यह किसके बीच में होता है, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है। इस युद्ध में शेर शाह ने क्या किया, तो हुमायूं को परास्त कर दिया। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने जो है यह किसे पराजित किया, तो आप कहोगे हुमायूं को। ठीक है, अब 1539 में पराजित तो कर दिया, लेकिन फिर से क्या करता है यह 1540 ईस्वी में एक बार पुनः हुमायूं को परास्त करता है। और इस बार इस तरीके से परास्त करता है कि उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और इस तरीके से क्या होता है, तो हुमायूं जो है भारत को छोड़कर चला जाता है। और 1540 ईस्वी में शेर शाह जो है यह दिल्ली के शासक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इस चीज को याद रख सकते हो। और देखिए 1540 से लेकर यह 1545 ईस्वी तक दिल्ली का शासक बना रहता है। अब बात आ जाती है 1545 की। देखो 5 वर्ष के शासन काल में इन्होंने बहुत कुछ किया। ठीक है, वो सारी कहानी जो मैं आपको डिटेल वाली जो शेर शाह के बारे में क्लासेस बताऊंगा वहां पर मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन डायरेक्टली मैं आता हूं 1545 में, जहां से एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कालिंजर का युद्ध, याद रखिएगा कौन सा युद्ध भाई साहब, कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध कब होता है, तो आप कहोगे सर यह जो युद्ध है यह कब होता है, तो 1545 में 22 मई के डेट में होती है। कब होती है, 22 मई 1545 को कालिंजर का युद्ध होता है। और इस कालिंजर के युद्ध को शेर शाह जीत जाता है। लेकिन इस जीत के साथ ही क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद जो है शेर शाह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जो है शेर शाह का शासन समाप्त हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन है सिखों के गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे।
प्रश्न 2020 में एग्जाम में आया गया है, इसलिए इससे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे आपको अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं किसकी, तो सिखों के गुरु अर्जुन देव की। अर्जुन देव सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? आप कहोगे सर यह 5वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अर्जुन देव की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा कि यह औरंगजेब के भी समकालीन थे, और भाई साहब सॉरी औरंगजेब के नहीं, यह शाहजहां के भी समकालीन थे और जहांगीर के भी समकालीन थे। तो इन कंडीशन आप कौन से आंसर को टिक कर पाओगे? दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर यह भी ऑप्शन ही दिया गया है कि इनमें से कोई दो, ठीक है। तो भाई साहब याद रखिएगा, अगर इस तरीके से ऑप्शन आपके पेपर में आता है तो आप कहोगे सर गुरु अर्जुन देव जो थे यह जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। अब आइए यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड किसके द्वारा दिया गया? क्या प्रश्न बनता है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था? फटाफट से कमेंट पर छाप दो, यह प्रश्न मैंने आपको पिछले ही क्लास में पढ़ाया है। आइए बात करते हैं यहां पर अकबर की। किसकी बात कर लेते हैं? अकबर के समकालीन वह कौन से सिख गुरु थे? तो आप कहोगे सर गुरु अमरदास। क्या कहोगे? गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? तो आप कहोगे सर अकबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन की बात कर लिया जाए तो याद रखोगे बाबर के समकालीन सिखों के प्रथम गुरु, जिसका क्या नाम था? गुरु नानक देव। क्या नाम था? गुरु नानक देव, जो कि किसके समकालीन थे? तो आप कहोगे सर बाबर के समकालीन था। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। और देखिए यहां पर सिखों के गुरु से एक ना एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, इसलिए अगली क्लास में मैं आपको एक स्लाइड बनाकर जो है सिखों के दसों गुरु के बारे में मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? तो आपका अगला प्रश्न है नवरत्न का संबंध किस मुगल शासक से है? लगा लो स्टार छपने वाला प्रश्न है। बात कर लेते हैं हम लोग नवरत्न की। नवरत्न जिसमें 9 रत्न हो, 9 रत्न यानी कि 9 ऐसे व्यक्ति जिसे रत्नों के समान माना जाता था, और वह नवरत्न किस मुगल शासक के काल में था? तो आप कहोगे सर यह अकबर के दरबार में था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का दरबारी गायक कौन था? अकबर का दरबारी गायक कौन था? तो आप कहोगे सर अकबर का दरबारी गायक जो था यह तानसेन था। क्या कहोगे? तानसेन था। देखिए अगर यहां से पूछ लिया जाए कि तानसेन का दूसरा नाम क्या था? तानसेन का दूसरा नाम, देखो तानसेन तो इसे उपाधि के तौर पे अकबर ने नाम दिया था, ठीक है, लेकिन बात करूं इस तानसेन का जो कि वास्तविक नाम, जो कि पुराना नाम क्या था? तो आप कहोगे सर रामतनु पांडे। क्या नाम था इसका? रामतनु पांडे, जो कि तानसेन का क्या था? वास्तविक नाम था। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला क्या कहता है? 9वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि पद्मावत की रचना किसके द्वारा करी गई? पद्मावत, स्टार लगाना, प्रश्न छप सकता है। पद्मावत की रचना की अगर मैं बात कर लूं तो भाई साहब यह किसके द्वारा? तो यह जायसी की रचना है। किसकी रचना है? जायसी की रचना है। और देखिए यह पद्मावत जो है भाई साहब यह सूफी परंपरा का एक क्या है? तो महाकाव्य माना जाता है। किस परंपरा का? आप कहोगे सर सूफी परंपरा का एक महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? तो पद्मावत, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगर यहां से पूछ लिया जा सकता है आपसे कि पद्मावत की रचना जो है यह किस भाषा में करी गई? तो आप कहोगे सर इसकी रचना जो है अवधी भाषा में करी गई थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और फिर पूछ लिया जाए आपसे कि इसमें कुल खंडों की संख्या कितनी है? कुल खंडों की, पद्मावत में कुल कितने खंड? तो आप कहोगे 33 खंड। फिर पूछ लिया जा सकता है आपसे कि इसकी रचना कब की गई? तो आप कहोगे सर इसकी रचना जो है यह 1540 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1540 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला नंबर जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन है कि दीन पनाह नगर की स्थापना, लगाना स्टार, 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इससे रिलेटेड फैक्ट जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया गया है दीन पनाह नगर के बारे में, तो आप कहोगे सर दीन पनाह नगर जो है यह मुगल शासक हुमायूं के द्वारा इस नगर को बसाया गया था। और कब बसाया गया भाई? तो आप कहोगे सर देखिए 1530 ईस्वी में जो है, 1530 ईस्वी में जो है भाई साहब क्या होता है? तो हुमायूं शासक बनता है। और 1533 ईस्वी में जो है, 1533 ईस्वी में जो है इन्होंने दिल्ली के यमुना नदी के तट पर, कहां पर? दिल्ली के यमुना नदी के तट पर किसकी स्थापना करता है? तो भाई साहब दीन पनाह नगर की स्थापना करता है। ये सारे फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन कहता है तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है?
इंपॉर्टेंट है। और समझिए, तारीख ए शेरशाही की बात करते हैं तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि यह जो लिखा गया किसके द्वारा, तो अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखा गया है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे परीक्षा में पूछ ले कि तारीख ए शेरशाही पुस्तक जो है इसे कब लिखा गया। आप कहोगे सर 1586 ईस्वी में। कितना ईस्वी में लिखा गया था, तो 1586 ईस्वी में लिखा गया था। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो पुस्तक है तारीख ए शेरशाही, इसमें किस चीजों का वर्णन है, तो आप कहोगे सर दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश और एक और वंश जो कि सूर वंश, ठीक है, लोधी वंश और सूर वंश के कुछ ऐसे सुल्तान हुए जिसके इतिहासों के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया गया। कहां पर, तारीख ए शेरशाही पुस्तक में। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम अगर बात करते हैं, दूसरा प्रश्न देखिएगा, कहता है कि खानवा का युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था। स्टार लगाइएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है खानवा का युद्ध, तो कब लड़ा जाता है। आप कहोगे सर 16 मार्च। कब लड़ा जाता है भाई, 16 मार्च 1527 ईस्वी को जो है खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। अब सवाल आती है, यह युद्ध जो है, युद्ध दो आदमी के बीच में होगा, तो वह कौन कौन आदमी था। तो आप कहोगे सर एक तो था आपका बाबर। कौन था भाई, बाबर था। और दूसरा था मेवाड़ का शासक जिसका नाम था राणा सांगा। कहां का शासक था, राणा सांगा, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। इस दोनों के बीच में क्या होता है, तो खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। अब बाबर जो है भाई साहब, यह काफी मजबूत शासक था, राणा सांगा को यह क्या करता है, हरा देता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए खानवा का युद्ध, इसमें किसकी विजय होती है, आप कहोगे सर विजय जो है यह बाबर की होती है, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा जो है इस युद्ध को हार जाता है। समझ में आ गई बात, ये बातें याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। अब यहां पर कुछ ईस्वी दिए गए हैं, जरा इस पर भी फोकस कर लेते हैं। आपसे अगर पूछा जाए 1526 ईस्वी की बात, तो आप कहोगे सर 1526 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, बहुत ही निर्णायक युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो आप कहोगे सर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इसी युद्ध को जीतकर बाबर ने क्या किया था, भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ईस्वी हो जाता है। इसके बाद आपसे मैं पूछूंगा, बताइए भाई साहब 1528 ईस्वी में बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया, और 1529 में बाबर के द्वारा जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया। फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये मैंने आपको फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट जब करवा रहा था वहां पर मैंने आपको करवाया है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना जो किया था, यह कहां पर किया था। तो इबादत खाना के बारे में समझिए पहले। अकबर के द्वारा बनाया गया इबादत खाना। इबादत खाना जो है यह धर्म का प्रतीक था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कहोगे सर इसका जो शाब्दिक अर्थ है यह होता है पूजा का घर। किसका घर, पूजा का घर। जैसे मंदिर वगैरह होता है ना, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं पूजा के घर को अकबर ने क्या किया था, तो इबादत खाना का नाम दिया था। इबादत खाना किसके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा। इबादत खाना का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पूजा का घर। अब बात करी जा रही है कि इबादत खाना अकबर ने बनाया कहां। आप कहोगे सर फतेहपुर सिकरी जो कि आपका आगरा में हो जाता है। तो यहां पर इसके द्वारा जो है क्या किया गया था, तो भाई साहब इबादत खाना बनाया गया था। अब आपसे इसलिए पूछ लिया जाए कि कब बनाया गया, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर यह 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा बनाया गया था। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका कोई अंत नहीं है। आगे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि महजरनामा की घोषणा अकबर द्वारा जो है यह कब किया गया था। तो महजरनामा की बात करते हैं। देखो महजरनामा या महजर जो है, महजर को हम लोग घोषणा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, महजर को आप घोषणा भी कह सकते हो, या फिर आप कहो तो इसको हम लोग ऐलान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐलान कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भाई साहब इसको जो है हम लोग राय मशवरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा है अकबर के द्वारा जो है यह कब किया गया था, तो आप कहोगे सर 1579 ईस्वी में किया गया था। समझ में आ रही बात। तो अब यहां पर देखिए महजरनामा की घोषणा तो अकबर ने 1579 ईस्वी में कर दिया, लेकिन यह महजरनामा को तैयार किसके द्वारा किया गया था, इसका जो मसौदा है यह तैयार किसने किया, तो आप कहोगे सर शेख मुबारक के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो शेख मुबारक के द्वारा इसे तैयार किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मैं बताता हूं, यहां पर देखिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है खुतबा की रचना जो है किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखोगे खुतबा की रचना फैजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, फैजी के द्वारा जो है खुतबा की रचना की गई थी।
चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब के द्वारा जजिया कर कब लगाया गया था। स्टार लगाइएगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब जजिया कर की अगर हम बात करते हैं तो देखो, भारत में सबसे पहली बार जो जजिया कर लगाया गया था यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश के शासक थे। इसके द्वारा जो है भारत में सबसे पहली बार जजिया कर लगाया गया। लेकिन बाद में आकर जो है भाई साहब इसको किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा जो है क्या किया जाता है? तो अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में इसे हटा दिया जाता है भारत से। फिर 17वीं शताब्दी आती है, यहां पर शासन किसका होता है? तो औरंगजेब का। और औरंगजेब फिर से क्या करता है? तो भारत में जजिया कर मुसलमानों पर लगा देता है। ईस्वी क्या होती है? आप कहोगे सर 1679 ईस्वी। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्लास मेरा लंबा जरूर होगा, लेकिन इस लिहाज से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। बाकी आप लोग जो सेकंड ईयर में पढ़े होंगे तो आप सभी को पता ही होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अगर हम बात करते हैं योग वशिष्ठ की, तो यहां पर कई सारे मत आपके सामने आ सकते हैं। जैसे ऑप्शन में दिया है दारा शिकोह, अब्दुल रहमान, अबुल फजल, शेख अहमद सरहिंदी। अब यहां पर एक डाउट आपके मन में यहां पर पैदा हो सकती है, जैसे कि आप कहीं कहीं देखोगे दिया होता है कि योग वशिष्ठ जो है इसका फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा। अब यहां पर ऑप्शन में नहीं है सर, तो यहां पर क्या करेंगे? देखिए, एक था भाई साहब दारा शिकोह। दारा शिकोह ने क्या किया था? तो संस्कृत के पंडितों की मदद से क्या किया था? तो इन्होंने योग वशिष्ठ को क्या किया? तो फारसी में अनुवाद किया। इसके साथ साथ इन्होंने ही, दारा शिकोह ने ही, आपका जो गीता है, गीता का भी जो फारसी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो वह दारा शिकोह के द्वारा ही किया गया था। ये सारी बातें अच्छी है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है यह कब किया था? किस युद्ध में किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति जो है बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया गया था। अब आगे बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। कमेंट करके बताइए कब हुआ था। अभी भी पढ़ाए हैं और पहली कक्षा में भी पढ़ाए थे आपको। देखिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो हम अगर बात करें बुलंद दरवाजा की, तो बुलंद दरवाजा जो है भाई साहब इसका निर्माण अकबर भाई साहब के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो यहां भी आपको कई सारे ईस्वी देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं आपको 1571 दिखेगा, कहीं कहीं आपको 1575 दिखेगा, कहीं कहीं आपको 1602 दिखेगा। तो याद रखिएगा, आपको यहां पर 1575 याद रखना है। 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा किया गया था। जो कि अकबर के द्वारा क्या किया गया? तो गुजरात जीत लिया गया। ठीक है, गुजरात पर जब इन्होंने जीत हासिल की तो इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कहां पर किया था? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर किया था? फतेहपुर सीकरी में जो है इसके द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें बुलंद दरवाजा की, तो समझिएगा बुलंद दरवाजा का जो निर्माण किया गया था वो कैसे पत्थर से किया गया था? आप कहोगे सर लाल और बफ पत्थर से। किससे? लाल और बफ, ये बलुआ पत्थर था। इसी पत्थर के साथ क्या किया गया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। आगे बढ़िए, हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में प्रकाष्ठा को प्राप्त हुई? यानी कि मुगल काल में जो चित्रकारिता था यह कब जो है अपनी चरम सीमा को पार कर गया? तो जिस समय जहांगीर शासक थे। ठीक है, क्योंकि जहांगीर को जो है चित्रकारिता से काफी शौक था, इसीलिए इसके शासन काल में क्या होता है? तो चित्रकारिता जो है अपनी प्रकाष्ठा को पार कर जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि अकबर द्वारा बनाए गए पूजा गृह का नाम क्या था? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है।